तो बच्चों चैप्टर 1 का अब ये लास्ट टॉपिक्स आ गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। इसमें ये टॉपिक लास्ट है, लेकिन इसमें मेजर क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। बोर्ड में मेजर क्वेश्चन इस यूनिट से आता है, एक 4 मार्क्स का, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझना ध्यान से। इसमें बच्चों 2 आवेश होते हैं, ठीक है। एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू। मतलब ये दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है? परिमाण समान है। प्रकृति देखो आप, विपरीत है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है इन आवेशों की। इनके मध्य की जो दूरी है उसको हम 2a मान रहे हैं, और ये दूरी बहुत ही अल्प होती है, अति अल्प। ये दूरी कैसी होती है? अति अल्प। जो इनके मध्य की दूरी होगी वो अति अल्प होगी। तो आवेशों के ऐसे युग्म को, आवेशों का ऐसा युग्म, ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव में 3 बातें होना आवश्यक है। एक तो 2 आवेश जिनका परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, अगर अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस आवेशों के इस युग्म को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो आप क्लियर है बात? द्विध्रुव क्या होगा? जिसमें एक पॉजिटिव आवेश हो प्लस क्यू और एक नेगेटिव माइनस क्यू, और उनके मध्य की दूरी बहुत ही अल्प हो। तो आवेशों का यह निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक राशि है, इसको P से व्यक्त करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये जो द्विध्रुव है इसमें उपस्थित किसी भी एक आवेश का परिमाण, अब दोनों आवेश का परिमाण Q है, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण ले सकते हो Q, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, 2 राशियों का गुणनफल है ये। एक तो किसी भी आवेश का परिमाण, दोनों का परिमाण सेम है तो किसी भी एक आवेश का परिमाण, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है। अब P का अगर एसआई मात्रक देखें तो एसआई मात्रक आएगा कूलॉम इंटू मीटर। एसआई मात्रक क्या आएगा? कूलॉम इंटू मीटर। और अगर हम इसका विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र, कूलॉम मतलब आवेश, आवेश का पता ही है आपको A1 T1, और मीटर मतलब लंबाई L1। तो अगर हम इसको क्रम से लिख दें M0 L1 T1 A1, ये इसका विमीय सूत्र। आवेश का A1 T1 होता है, मीटर लंबाई है जिसका L1 हो जाएगा, और M है नहीं इसमें तो M0 L1 T1 A1, ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। एसआई मात्रक कूलॉम इंटू मीटर। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, दूरी का मीटर होता है। अब ये एक सदिश राशि है P। P कैसी राशि है? सदिश राशि। देखो यहाँ वेक्टर लग रहा है, यानी ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा बच्चों होती है नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ। ये दिशा होती है इसकी P की, ऋण आवेश से धन आवेश की। और आपको इसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। P की दिशा होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर। तो ये एक राशि थी जिसके बारे में अपन ने सारी बातों को जाना कि इसका सूत्र क्या होता है। किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य दूरी, इन दोनों के गुणनफल को हम P कहते हैं। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका एसआई मात्रक कूलॉम इंटू मीटर, और इसी से इसका विमीय सूत्र आ गया। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की तरफ होती है। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव। दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषा मेजर क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इनको परिभाषित करो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इसमें यह है बच्चों पहली बात कि अणु की बात करते हैं। अणु अगर ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे अणु होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं।
पॉजिटिव का केंद्र कहीं और होगा, नेगेटिव का केंद्र कहीं और होगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के केंद्र अलग अलग हैं तो ऐसा अणु क्या कहलाता है? ध्रुवीय अणु। जैसे NaCl, HCl आदि। जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस अलग अलग होंगे दोनों। NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, ये अलग अलग होंगे। तो ऐसे अणु जिनमें पॉजिटिव अलग हो, नेगेटिव अलग हो, इनको कहते हैं ध्रुवीय अणु। और जितने भी ध्रुवीय अणु हैं इस दुनिया में वो सब क्या है? विद्युत द्विध्रुव। HCl भी, HCl का जो एक अणु है वो विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इसमें एक प्लस E आवेश हो गया। H प्लस पे कितना आवेश होगा? प्लस E। और Cl माइनस पे कितना आवेश होगा? माइनस E। तो दोनों आवेशों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति विपरीत है। और इनके मध्य की दूरी जो 2a लेते हैं अपन, वो बहुत ही छोटी होगी क्योंकि ये अणु है। तो अणु के मध्य जो दो आयन हैं उनके मध्य की दूरी इतनी छोटी होती है जिसको आणविक दूरी कहते हैं अपन। तो दूरी भी छोटी मिल गई, आवेशों का परिमाण भी समान मिल गया, आवेशों की प्रकृति विपरीत मिल गई। तो ये एक क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। तो जितने भी ध्रुवीय अणु हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे क्या हैं? विद्युत द्विध्रुव। चाहे वो NaCl का अणु हो, चाहे वो HCl का अणु हो। एक और प्रकार के अणु होते हैं बच्चों जिनको बोलते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें प्लस और माइनस एक ही जगह पे होता है। अध्रुवीय अणु जिनमें प्लस और माइनस का केंद्र एक ही होता है। इसका उदाहरण में अगर हम देखें जैसे H2 या हम CO2 की बात कर सकते हैं। ये ऐसे अणु हैं जिनमें प्लस और माइनस का जब केंद्र निकाला जाता है तो वो एक ही बिंदु पर आता है। तो ऐसे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q इंटू 2a। अब 2a जो होती है वो प्लस और माइनस के मध्य की दूरी होती है, प्लस और माइनस के मध्य की दूरी होती है 2a। अब इसमें प्लस और माइनस एक ही जगह पर है तो इनके मध्य की दूरी 0, क्योंकि प्लस भी यही है और माइनस भी यही है। तो 2a अगर 0 आ गया तो p भी कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ये द्विध्रुव नहीं है। द्विध्रुव केवल वही होते हैं जो ध्रुवीय होते हैं, जिनमें प्लस और माइनस अलग अलग केंद्र होता है। ये अध्रुवीय अणु है, इसमें प्लस और माइनस एक ही जगह पर होता है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। H2 और CO2 इसके उदाहरण हैं और ये द्विध्रुव नहीं कहलाता है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण आपसे पूछे जाएं तो आप ध्रुवीय अणु को ही बताओगे। अध्रुवीय अणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। हाँ, अगर इस अध्रुवीय अणु को मैं विद्युत क्षेत्र में रख दूं, किस में रख दूं? विद्युत क्षेत्र में। तो देखो क्या होता है। अब मान लो मैंने यहां एक प्लस प्लेट लगा दी, आप बात को समझना, और यहां माइनस लगा दी, तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र आ गया। प्लस और माइनस लगाते ही बीच में विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो अब क्या होगा? वैसे तो इसका केंद्र एक ही था, लेकिन अब नई स्थिति में क्या होगा? जो प्लस है वो माइनस की तरफ आकर्षित होगा, जो माइनस है वो प्लस की तरफ आकर्षित होगा। तो माइनस इस जगह पे आ जाएगा और प्लस थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस अध्रुवीय अणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें प्लस और माइनस के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और ये किस में बदल जाता है? ये भी ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। तो अध्रुवीय अणु से ध्रुवीय अणु बन सकता है। इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्रुवण। तो अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, लेकिन जैसे ही इसे विद्युत क्षेत्र में रखा इसमें प्लस और माइनस के केंद्र अलग अलग हो गए और ये अलग अलग होते ही ये किसमें बदल गया? ध्रुवीय अणु में। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ प्राप्त होने लगा, तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो ये प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने प्रेरित किया है। पहले नहीं था विद्युत द्विध्रुव, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर अब ये विद्युत द्विध्रुव बन गया है, इसलिए ऐसे विद्युत द्विध्रुव को कहते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। तो ये थोड़ा सा अपन अणुओं के बारे में अपन ने समझा कि प्रकृति में जो 2 प्रकार के अणु हैं उनमें से ध्रुवीय अणु ही केवल विद्युत द्विध्रुव होते हैं, अध्रुवीय अणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेजर क्वेश्चन जो यहां से बनता है। तो मेजर क्वेश्चन बनेगा इसका, वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, अब हम विद्युत द्विध्रुव लेंगे। मेजर क्वेश्चन का हेडिंग समझो, यही क्वेश्चन में आती है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही आएगा। जब बड़ा क्वेश्चन एक आता है 4 नंबर का, तो उसमें आपसे यही हेडिंग बोली जाएगी। पहले बोलेगा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखो, फिर आपको ये पूरी हेडिंग दे देगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करो। तो ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ द्विध्रुव बना रहे हैं। आप ये ध्यान रखना चित्र में बनाते समय कि माइनस पहले बनाना, प्लस बाद में बनाना। अब हम इसको फिक्स कर देते हैं। हम माइनस इस तरफ बनाएंगे, प्लस इस तरफ बनाएंगे। तो बच्चों ये तो द्विध्रुव हो गया ए बी, क्लियर है, ए बी हो गया द्विध्रुव। अच्छा, जो माइनस आवेश होता है ये होता है माइनस क्यू, और प्लस में होता है जो ये प्लस क्यू होता है। इनके मध्य की जो दूरी होती है वो 2a होती है। इसको 2a ही मानना, क्योंकि अगर हम इसको आधा आधा करेंगे, जैसे यहां पर इसका मध्य बिंदु है O, ए भी तो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है O। तो अगर हम इस दूरी को आधा आधा कर दें तो ये ऑटोमेटिकली a हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी दूरी को 2a माना है। मानने को तो हम a भी मान सकते थे, पर फिर वो a/2 होता। तो हमने थोड़ा सरलता के लिए इसको 2a मान लिया दूरी को, ताकि जो मध्य बिंदु से हम दूरी निकालें वो a हो जाए दोनों। अब इसके बाद हम इसकी अक्ष बनाएंगे। तो इसी लाइन को जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये इसकी अक्ष कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? ये अक्ष। और अगर इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री पे एक लाइन निकाल दे यूं, वो निरक्ष कहलाती है। तो द्विध्रुव में दोनों चीजें होती हैं, अक्ष भी होती है और निरक्ष भी होती है। तो अक्ष तो इसी लाइन को आगे बढ़ानी है आपको, ये अक्ष बन गई। अब अक्ष बन चुकी है, इस पर एक बिंदु बना लो, बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है कि कुल मिलाकर कितना विद्युत क्षेत्र ये पूरा द्विध्रुव इस पर बना रहा है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पे दो बातें समझनी है। एक तो सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र हम विद्युत क्षेत्र का पढ़ चुके हैं। अगर सदिश रूप पढ़ते हैं तो KQ/R² R कैप। अगर विद्युत क्षेत्र हम बात करें तो E बराबर क्या होता है, KQ/R²। और अगर सदिश लगाते हैं तो साथ में R कैप लगाना पड़ता है। ये हमने विद्युत क्षेत्र के टॉपिक में पढ़ा था। और दूसरी बात, हम दूरी मान लेते हैं। बिंदु O से, जो मध्य बिंदु है, वहां से बिंदु P तक की दूरी हम मान लेते हैं R। तो ये कुछ दूरियां हमने यहाँ पे सेट कर रखी हैं। ये द्विध्रुव है AB, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों के मध्य की दूरी 2a। O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, जिससे A पॉइंट की दूरी a और B की भी a। ये अक्ष है, इसी लाइन को आगे बढ़ा दोगे अक्ष। अक्ष पर एक बिंदु है P, ये बिंदु मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। और ये सूत्र है जिससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। ये हमारे काम आएगा सूत्र। तो सबसे पहले जो प्लस क्यू ने बनाया विद्युत क्षेत्र, उसको हम E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1। तो E1 इस सूत्र के आधार पर K लिखेंगे। E1 कौन बना रहा है? क्यू आवेश, Q लिखेंगे। अपॉन में आती है दूरी। अब प्लस क्यू आवेश और बिंदु P, इनके मध्य की दूरी, मतलब मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। ये दूरी चाहिए मुझे, B से P तक की दूरी। प्लस क्यू आवेश ने बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाया, ये दूरी मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं देखता हूं, यहां से यहां तक टोटल दूरी R है बच्चों, और ये जो दूरी है ये A है। तो अगर R में से मैं A माइनस कर दूं तो ये मेरे पास ये दूरी आ जाएगी R माइनस A। R माइनस A आ जाएगी। टोटल देखो, यहां से यहां तक R, इसमें से ये A गया, ये माइनस हो गया। तो जैसे ये माइनस हुआ, ये दूरी आ गई R माइनस A। तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी आ जाएगी यहाँ पे R माइनस A का होल स्क्वायर। ये दूरी का स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं दिशा, क्योंकि हमें दिशा भी लिखनी पड़ेगी। या तो हमने R कैप लगा दिया ना डायरेक्ट, पर यहां पे हम क्या लगाएंगे? तो दिशा पहले देखो। जो धनावेश होता है वो हमेशा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी समझाया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने बनाई थी, तो धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। तो धनावेश कैसा विद्युत क्षेत्र बनाता है? बाहर की ओर, E1। ठीक है, अब ये E1 की दिशा आ गई। अच्छा, मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताया था। एक द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती थी? माइनस से
प्लस की तरफ, अभी बताया था पिछले टॉपिक में। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, लेकिन मैं द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर कैप लगा देता हूं, क्योंकि अगर मैंने कैप लगा दिया तो ये एकांक सदिश बन जाएगा, और एकांक सदिश बन गया तो इसका उपयोग मैं दिशा को ज्ञात करने में कर सकता हूं। तो मैंने इसी द्विध्रुव आघूर्ण को एकांक सदिश के रूप में यहाँ पे लिया है, जिसकी दिशा मैंने माइनस से प्लस की तरफ ली है। तो यहां पर अगर मैं दिशा देखूं, दोनों की सेम आ रही है, जिधर E1 है उधर ही पी कैप है, माइनस से प्लस की तरफ। तो दोनों की दिशा सेम आने की वजह से मैं यहाँ पे दिशा के लिए पी कैप का यूज कर सकता हूं। तो ये मेरे पास E1 का ओवरऑल फॉर्मूला आ गया, जिसमें ये तो परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई, दोनों चीजें आ गई, इसलिए ये E1 हो गया, पहला काम हो गया। अब प्लस क्यू ने तो बता दिया E1 विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, अब माइनस क्यू भी उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश कितना करेगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो अब E2 बराबर K। अब ये माइनस क्यू आवेश है, पर मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखते समय माइनस नहीं लगाते, केवल क्या लिखेंगे यहाँ भी Q। कभी भी बल और विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो कभी भी आवेश के साथ माइनस नहीं लगाना है। अब हमें दूरी चाहिए यहाँ पे अपॉन में दूरी का स्क्वायर, तो अब हमें दूरी माइनस क्यू से बिंदु P तक की चाहिए। ये देखो यहां से लेके और यहां तक की पूरी दूरी चाहिए। अब हमें ये दूरी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये यहां से यहां तक की कितनी दूरी है R, और यहां से यहां तक कितनी है A, तो टोटल यहां से यहां तक कितनी हो गई R प्लस A। प्लस क्यू से जो दूरी होती है वो R माइनस A, और माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी वो पूरी R प्लस A हो जाएगी। तो जहां यहां पे हमने R माइनस A लिया था, यहां पे अब क्या आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये परिमाण हो गया। अब दिशा, अब E2 किधर होगा? ये माइनस आवेश है, माइनस आवेश कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? अंदर की ओर, ये अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर आती है ना, तो अंदर की ओर ये हो गया E2। अब E2 अगर अंदर की ओर है तो P कैप इधर है, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पे दिशा के लिए लिखेंगे माइनस P कैप। माइनस P कैप का मतलब हो गया कि E2 की दिशा P कैप के विपरीत है। अब इस माइनस को ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर आ गया, के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर P कैप। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दोनों विद्युत क्षेत्र आ गए E1 E2। अब अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम इन दोनों का सदिश योग कर देंगे, ये हमने नियम पढ़ा था पहले भी। तो अब हम बिंदु P पर अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, दो विद्युत क्षेत्र है वहां पर E1 E2, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालते हैं तो दोनों का सदिश योग हो जाता है ये E1 प्लस E2। अब हम दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। E1 ये रहा के क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप। E2 में ऑलरेडी माइनस आ गया है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर P कैप। बस अब हमारा पूरा काम सेट हो चुका है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। E1 E2 निकालने के बाद उनका सदिश योग कर देना है। कॉमन क्या आ रहा है? आप कहोगे के क्यू आ रहा है सर, और इधर पी कैप भी आ रहा है। पी कैप को बाद में लिखा जाता है हमेशा, पी कैप कॉमन तो आ रहा है पर यहां नहीं लिखेंगे पी कैप। पी कैप को ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है उस तरफ, क्योंकि ये सदिश है, सदिश उधर ही लिखना है सबसे लास्ट में। अंदर क्या बचेगा? के क्यू कॉमन आ ही चुका है, पी कैप कॉमन आ ही चुका है, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस यहां बचेगा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम दोनों आ जाएंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर भी आ जाएगा और R प्लस A का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहां पर माइनस है इसलिए प्लस वाला बच जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस वाला R माइनस A का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे बच जाएगा। अब इसमें पी कैप, अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में। देखो अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, बता सकते हो? सोचो।
अगर हम r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? देखो अगर ये स्क्वायर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, तो r माइनस ए r प्लस ए, इसको तो बता दोगे आप क्या आता है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। कंप्लीट। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर पहले माइनस अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये देखो ओपन हो गया। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस, ये जो प्लस था ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये इसको भी ओपन कर दो, इसको ओपन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओवरऑल आपके पास आ जाएगा साइन को चेंज करके। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचेगा वो देखो, E इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, और यहाँ 2AR क्या हो जाएगा? 4AR अपॉन, यहाँ पी कैप भी लिख देना साथ में, अपॉन में मैं केवल R4 लिखूंगा यहाँ। अभी मैं आपको बता रहा हूं मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने यहां से ए स्क्वायर को गायब कर दिया, ये हो गया गायब। तो ये गायब क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है ए बहुत छोटा होता है R से। मैंने आपको बताया था माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो दूरी होती है ये विद्युत द्विध्रुव में बहुत ही छोटी दूरी होती है, आणविक दूरी 10 की घात -10, 10 की घात -15 मीटर, इतनी छोटी दूरी होती है ये। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो वो नगण्य हो जाएगा। ये जो स्क्वायर किया है ना, किसी भी छोटी राशि का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो ये इतनी छोटी हो गई कि इसको 0 मान के हटा दिया गया। तो जैसे इसको 0 माना तो ये हट गया और R4 बचा केवल यहाँ। अब एक R से ये 4 गया तो 3R³ बचेगा यहाँ। तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में बचेगा 4A डिवाइडेड बाई R³ और P कैप। इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, काम कंप्लीट। देखो कैसे फाइनल रिजल्ट आने वाला है। के क्यू, इस 4 को मैं 2 × 2 लिख लूंगा, लिख सकते हैं ना 4 को 2 × 2। अब इस 2 को उठा के मैं यहां लिख दूंगा, इस 2 को उठा के मैंने यहां लिख दिया, तो ये हो गया 2K, और इस Q को 2A के साथ लिख दूंगा, अपॉन में R³ लिख दूंगा और P कैप लिख दूंगा। अब आप बता सकते हो ये 2AQ मैंने साथ में क्यों लिखा है? 2A × Q, ये हो जाता है P। P को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो इसको हम P लिख सकते हैं। अगर इसको P लिख देते हैं तो E बराबर आ जाएगा 2KP अपॉन R³ P कैप। तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो ये आया, ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला आ गया। क्लियर है कहानी? यहां से हमने A को नगण्य मान के हटा दिया है, R से R को कट कर दिया, R³ बचा है, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया था, ये 2 बाहर लिखा है, ये 2 अंदर लिखा है, तो 2K और 2AQ अपॉन R³ P कैप। 2AQ को हमने क्या लिख दिया है? P। P क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या शॉर्ट में उसको द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं। तो ये 2KP अपॉन R³ तो इसका परिमाण है और इसकी दिशा P कैप है। अगर यहां से हम E में और R में संबंध देखें तो हमें एक यूनिक संबंध मिलता है, E प्रोपोर्शनल 1/R³। क्यूब आ जाता है यहाँ। वैसे तो जनरली क्या होता है? E प्रोपोर्शनल R स्क्वायर आता है अपॉन में, पर द्विध्रुव का केस में नीचे R² की जगह क्या आ जाता है? R³ आ जाता है। तो ये एक अलग ही संबंध यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो ये पूरा अक्ष का है, इसको अच्छी तरीके से आप देखो, याद कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।